A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11, unit 3rd, second chapter, that is friction. बेटा लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया था. बेसिक टर्म्स हमने फ्रिक्शन के बारे में स्टडी किए थे. आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था, जिसमें आपका बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन था, लिमिटिंग फ्रिक्शन था और काइनेटिक फ्रिक्शन था. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा है. फ्रिक्शन बेसिकली है क्या? कॉन्टैक्ट फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन टू बॉडीज मूव्स और ट्राइज टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ ईच अदर. उसके बाद हमने बात की फ्रिक्शन आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है. ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करता है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. फिर हमने ग्राफ देखा फ्रिक्शन का अप्लाइड फोर्स के साथ. फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज. आज हम इसी को आगे थोड़ा और प्रोसीड करते हैं. फ्रिक्शन के बारे में ही हम स्टडी करेंगे. यहाँ पे आज हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले कुछ और टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. लॉज ऑफ फ्रिक्शन जो होता है आपका, वो कहता है कि जो आपका लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान देना, जो फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नॉर्मल रिएक्शन के. फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन है फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा. फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन. सेकेंड लॉ में क्या कहा गया? जो फ्रिक्शन है वो आपका एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने आप को एडजस्ट करेगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो आपको यहाँ पे फ्रिक्शन की क्या देनी पड़ेगी बेटा? डायरेक्शन देनी पड़ेगी. तो मान लीजिए कोई सरफेस है, रफ सरफेस है, और इसके ऊपर कोई एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है. तो इसका वेट बेटा किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा बेटा? अपवार्ड होगा. ठीक है, इस पर आपने फोर्स लगाया, नॉर्मल रिएक्शन अपवार्ड है, आपने फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर, एफ अप्लाइड, कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स है. तो ये बॉडी इधर मूव करने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या है? आपका डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट टू द मोशन. आप ये कभी भी मतलब ये मत कहना कि अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है. नहीं बेटा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि अप्लाइड फोर्स के अपोजिट हो. आपको ध्यान क्या देना है? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन होगा. मोशन क्या क्या करता है? आपको अपोज करता है. नेक्स्ट हम बात करें, जो फ्रिक्शन है वो आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर? आपका सरफेस के ऊपर. नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा कि आपका स्मूथ सरफेस है या फिर रफ सरफेस है. पॉइंट क्लियर है? इस पे डिपेंड करेगा बेटा नेचर ऑफ सरफेस, स्मूथ है, रफ है. ठीक है, मतलब मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना. नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है. और जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, क्योंकि एफ डायरेक्टली लिखा था हमने आर के, तो एफ इज इक्वल टू हमने लिखा था म्यू इंटू आर. तो म्यू क्या था यहाँ पे? कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो इंडिपेंडेंट होगा फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों की. नेक्स्ट अब यहाँ पे हम टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, मान लीजिए कोई भी सरफेस है. ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है? कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है बेटा, जिसका मास मान लीजिए कितना है? m है. देखिए बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? तो ये आपके पास ब्लॉक था m मास का, इधर आपका अप्लाइड फोर्स है, कैपिटल F अप्लाइड फोर्स है, और ये स्मॉल f क्या है? आपका फ्रिक्शन है अपोजिट टू द मोशन. नॉर्मल रिएक्शन कितना है? r. ठीक है, और यहाँ पे ये वेक्टर है r. ये वेक्टर r क्या है बेटा? ये रिजल्टेंट वेक्टर है. ये किस किस का रिजल्टेंट है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना. क्या कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि ये भी r लिखा हुआ है, ये r, इसके ऊपर एरो लगा रखा है. आप ऐसा कर लीजिए, ये r नॉर्मल रिएक्शन है, ये वेक्टर r है रिजल्टेंट वेक्टर.
तो कई बार आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको नॉर्मल रिएक्शन को आर की जगह आप एन एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ पर भी आपको एन दिखाई देगा तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन है, और आर क्या है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर। पॉइंट क्लियर है? तो आप आर से रखिए या फिर एन से, कोई इशू नहीं है वो। तो देखिए यहाँ पे ये एफ क्या है, फ्रिक्शन, ये आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है, वेक्टर आर। ठीक है, तो जो ये रिजल्टेंट है वेक्टर आर, किस किस का रिजल्टेंट है बेटा, ये फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा बना रहा है। इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया क्या कहा गया है? क्या रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, जो वेक्टर आर है, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितना भी एंगल बनाएगा, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को ही हम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पॉइंट क्लियर है? सो जो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, देखिए इस ट्रायंगल में यहाँ पे अगर हम बात करें, ये ट्रायंगल ले लीजिए आप, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे टेंजेंट थीटा लगाइए, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा। पॉइंट क्लियर है? ये क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। सो टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ये है, ठीक है, बेस क्या है, ये है आपका। परपेंडिकुलर का मतलब देखो, अब ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एफ ही होगा, और ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन आर। तो परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब एफ बाई आर। सो टेंजेंट थीटा क्या लिखा गया बेटा यहाँ पे, एफ बाई आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा आपने क्या पढ़ा है, एफ डायरेक्टली होता है नॉर्मल रिएक्शन के, एफ क्या है बेटा, फ्रिक्शन। सो एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। म्यू क्या है यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। पॉइंट क्लियर है? यहाँ से एफ बाई आर अगर हम निकालना चाहें, एफ इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास, म्यू इंटू आर। एफ बाई आर निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से म्यू के इक्वल। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये एफ बाई आर है फर्स्ट में, ये एफ बाई आर है सेकेंड में। सो फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, टेंजेंट थीटा। कई बार ये रिलेशन प्रूव करा लेते हैं, ये ध्यान रखना। म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। म्यू क्या है यहाँ पे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जो रिजल्टेंट होगा फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का, नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितना भी एंगल बनाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सेकेंड है आपके पास एंगल ऑफ रिपोज, एंड रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिस्पॉन्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए बेटा इस डायग्राम को बेटा बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। इस डायग्राम को मैं बना के दिखाता हूँ आपको दोबारा से, यहाँ बनाता हूँ मैं। ये कोई भी इंक्लाइन है, ठीक है बेटा, ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ब्लॉक है जिसका मास कितना है बेटा, m, इसका वेट किधर लगेगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg। नॉर्मल किधर होगा, इस सरफेस के नॉर्मल, ध्यान देना बेटा, इस सरफेस के नॉर्मल तो यही आएगा ना, तो ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन r, ठीक है। जितना एंगल यहाँ बना सेम एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है, कितना बेटा, अल्फा। तो ये जो mg है,
एम जी किधर था, वर्टिकल डाउनवर्ड, कितना एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ, अल्फा, तो रिजोल्व हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एम जी कोस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आ गया बेटा, एम जी साइन अल्फा। समझ में आया क्या कहा गया, इधर क्या था, वेट डाउनवर्ड एम जी था, इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा, तो इसको रिजोल्व किया एम जी को, वेट है ना फोर्स है, तो इधर क्या आ गया एम जी कॉस अल्फा, और इधर क्या आ गया बेटा एम जी साइन अल्फा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था, किसी को डाउट है तो पीछे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एम जी कॉस अल्फा और यहाँ पे एम जी साइन अल्फा, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के नॉर्मल। तो आर किससे बैलेंस होगा बेटा, एम जी कॉस अल्फा से, ठीक है। आर किससे बैलेंस होगा, एम जी कॉस अल्फा से। बॉडी अगर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, ऊपर की तरफ। बॉडी किधर आने की कोशिश करेगी, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। तो एम जी साइन अल्फा किससे बैलेंस होगा, फ्रिक्शन से। सो देखिए आर है, यहाँ क्या आ गया एम जी कोस अल्फा, तो आर इज इक्वल टू एम जी कोस अल्फा। फ्रिक्शन किधर था, ऊपर, इधर क्या था एम जी साइन अल्फा, तो एफ इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, एम जी से एम जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो एफ बाई आर इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, ठीक है। एफ बाई आर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, टेंजेंट अल्फा। और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या था, देखिए पीछे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू भी तो एफ बाई आर था, इन दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ, मतलब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट म्यू। सो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, देखिए एफ बाई आर इज इक्वल टू टेंजेंट एल्फा है, एफ बाई आर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा भी तो था। सो टेंजेंट एल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, एल्फा। तो जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है उसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ स्लाइडिंग, मतलब ये वो एंगल होगा जिसके ऊपर यहाँ से बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। पॉइंट क्लियर है। व्हाट इज एंगल ऑफ स्लाइडिंग, इट इज दैट एंगल एट विच द बॉडी विल जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड, बॉडी आपका नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। सो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अल्फा ही होता है। थीटा हमने क्या लिया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, दोनों क्या है, इक्वल होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, वर्क डन ऑन ए बॉडी विच इज मूविंग अपवर्ड इन इंक्लाइन प्लेन। कोई भी बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, किधर मूव कर रही है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कितना वर्क डन होगा वहाँ पे। अब फिर से वही डायग्राम बड़े ध्यान से समझना, फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ दोबारा से ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए डायग्राम। क्या है बेटा यहाँ पे, ये पहले फ्लैट सरफेस था, अब इसको क्या कर दिया बेटा, इंक्लाइन कर दिया। कितने एंगल पे, अल्फा ले लो, थीटा ले लो, जो आपकी मर्जी है। यहाँ पे बॉडी रखी जिसका मास कितना है, एम, वेट एम जी किधर लगेगा, डाउनवर्ड, सरफेस के नॉर्मल, एन यहाँ पे होगा, मतलब आर नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा। आप थीटा भी ले सकते, कोई इश्यू नहीं है। रिजोल्व करें एम जी को, यहाँ क्या आ गया बेटा, एम जी कॉस अल्फा, यहाँ क्या आ गया बेटा, एम जी साइन अल्फा, ठीक है। बॉडी को किधर ले जाएंगे, ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि बॉडी ऊपर जाने की कोशिश करेगी। पॉइंट क्लियर है। तो जो कैपिटल एफ होगा किस किस के इक्वल होगा, एम जी साइन अल्फा प्लस फ्रिक्शन, और आर किससे बैलेंस होगा, एम जी कॉस अल्फा। तो कैपिटल एफ देख लीजिए, एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस एम जी साइन अल्फा। स्मॉल एफ क्या है बेटा, फ्रिक्शन है, कैपिटल एफ क्या, अप्लाइड फोर्स, और फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, म्यू इंटू आर। तो स्मॉल एफ की वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने, क्या, म्यू इंटू आर।
साथ में आर की भी वैल्यू रख दी हमने mg cos अल्फा। ठीक है, तो देखिए कैपिटल एफ इज इक्वल टू क्या बन गया mg साइन अल्फा, ये तो फर्स्ट टर्म है एज इट इज। अब म्यू इंटू आर, और आर की जगह क्या रख दी हमने mg cos अल्फा, क्योंकि आर है ना ये इससे बैलेंस हो रहा है, तो आर की वैल्यू कितनी है बेटा mg cos अल्फा। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। mg क्या ले लिया बेटा यहाँ से कॉमन, तो क्या बन गया आपका mg कॉमन लिया तो क्या बच गया देखो, यहाँ साइन अल्फा बच गया प्लस म्यू इंटू कॉस अल्फा। पॉइंट क्लियर है। अगर ए एक्सेलरेशन होगा तो एफ इज इक्वल टू एम ए, सो एम ए इज इक्वल टू एम जी इंटू साइन अल्फा प्लस म्यू इंटू कॉस अल्फा। एम से एम क्या हो गया बेटा कैंसिल, सो ए इज इक्वल टू कितना है जी इंटू स्मॉल जी इंटू साइन अल्फा प्लस म्यू इंटू कॉस अल्फा। पॉइंट क्लियर है। म्यू क्या है यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ए क्या है एक्सेलरेशन, और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ए इज इक्वल टू जी इंटू साइन अल्फा प्लस म्यू इंटू कॉस अल्फा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट क्लियर है। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा किस किस का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इट इज ऑल्सो रिटन एज एफ एस कॉस थीटा, थीटा यहाँ जीरो होगा, सो एफ एस फोर्स एम इंटू ए यही तो होगा, सो एम ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है जी इंटू साइन अल्फा, जी इंटू साइन अल्फा प्लस म्यू इंटू कॉस अल्फा इंटू एस। सो वर्क डन कितना आ गया बेटा एम जी इंटू साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा इंटू एस। इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। तो ये बेटा आपका किसके बारे में था, फ्रिक्शन के बारे में।